एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। क्या हो जाएगा आंसर? मलिक मोहम्मद जैसी। अब हम इसका डिटेल देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो प्रमुख रचना है वो है अखरावत। कौन सा है? अखरावट। अखरावट और कहरनामा। कहरनामा और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम प्रमुख रचना है। और चित्ररेखा जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचना है। अब मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है वो 1492 ईस्वी में हुआ था। 1492 ईस्वी में हुआ था। अब इनकी मृत्यु जो है वो एक शिकारी का तीर लगने से अमेठी के जंगल में हुई थी। किसका मृत्यु? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो मृत्यु हुआ था वो एक शिकारी के द्वारा तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु हुई कहाँ थी? तो अमेठी में हुई थी। अब जन्म स्थल जो है मलिक मोहम्मद का वो जायस नगर है। मलिक मोहम्मद का जन्म स्थल जो है वो जायस नगर है जो रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जायस नगर का पूर्व नाम जो था उद्यान था। क्या था? उद्यान। अब उनका गुरु जो था मलिक मोहम्मद जैसी का जो गुरु जो था वो था शेख मोहिदी। उनका मलिक मोहम्मद जैसी का गुरु का नाम था। मलिक शब्द जो है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक जो शब्द है मूलतः अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है स्वामी, राजा, मालिक या सरदार। ओके फ्रेंड्स। अब मलिक मोहम्मद जैसी का जो पिता का नाम जो है वो शेख ममरेज था जो मलिक राजे अशरफ ने दिया था। मलिक राजे अशरफ ने दिया था। माना जाता है कि जैसी के 7 पुत्र थे। जैसी के कितने पुत्र थे? तो 7 पुत्र थे। वो 7 पुत्र कैसे उनकी मृत्यु हुई? तो वो मकान की छत गिरने से खाना खाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। 7 पुत्र खाना खा रहे थे एक साथ बैठ के, उसी समय मकान की छत गिरने से सभी 7 पुत्र दबकर मर गए। मलिक मोहम्मद जैसी के पुत्र। अब जैसी अमेठी नरेश राम सिंह के गुरु थे। जैसी जो थे वो अमेठी नरेश राम सिंह के गुरु थे। अब पद्मावत के बारे में देखते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का प्रमुख रचना है पद्मावत। तो पद्मावत में जो है वो 57 या 52 खंड है। 57 या 52 खंड है पद्मावत में। और इसमें नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। किसमें? तो पद्मावती में। किसमें फ्रेंड? तो पद्मावती में। किस किस का वर्णन है? तो नागमती और पद्मावती और रत्न
सेन की प्रेम कहानी है पद्मावत में। अखरावट जो है प्रमुख रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी का। अखरावट में इस ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। किसमें? तो अखरावट में। यह किसकी अखरावट रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी का रचना है और इसमें ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है अखरावट में। अब आखिरी कलाम जो है ये भी जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी का ही रचना है। इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया गया है। आखिरी कलाम में इसमें कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा किया गया है। अब है चित्ररेखा। चित्ररेखा जो है वो लघु प्रेम आख्यानक, काव्य चित्र लेखा और प्रति की प्रेम कहानी है। किस किस की? लघु प्रेम आख्यानक और काव्य चित्र लेखा और पीतम की प्रेम कहानी है। किसमें? तो चित्र रेखा में। अब है कहरनामा। यह भी जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी का ही रचना है। इसमें आध्यात्मिक विरह का वर्णन है। यह कहरनामा शैली में लिखी गई है। किसमें? तो कहरनामा रचना में। कहरवा जो है, कहरवा शैली जो है वो यह एक ताल होता है। कहरवा जो शैली है, कहरवा जो एक शैली है, इसमें एक ताल होता है जिसमें 8 मात्राएं होती है, जो 4-4 मात्रा के 2 भाग में विभक्त होता है। अब है मसलनामा। मसलनामा रचना जो है यह भी मलिक मोहम्मद जैसी का ही है। इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। किसमें? तो मसलनामा में। अब है कहावत। इसमें कृष्ण का चरित्र चित्रण यह सूफी मत से अछूती रचना है। किसमें? तो कहावत में। अब जैसी ने नैनावत नामक एक प्रेम कहानी भी लिखी है। जैसी ने नैनावत नामक एक प्रेम कहानी भी लिखी थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी के द्वारा रचित जो 3 ग्रंथ माने जाते हैं। रामचंद्र जो शुक्ल है वो जैसी के द्वारा 3 ग्रंथ को ही मानते हैं। फर्स्ट है पद्मावत, सेकंड है अखरावट और थर्ड है आखिरी कलाम। ओके फ्रेंड्स, अब हम मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में हमने डिटेल देख लिया है। अब हम जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना के बारे में देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना जो है झरना, आंसू, लहर, कामायनी जो है यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रमुख रचना है। अब हम आगे के बारे में देखते हैं कि उनका प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, यह जो है यह आगे की प्रमुख रचना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। क्या हो जाएगा आंसर? ध्वनि। सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाता है? तो मूल ध्वनि कहलाता है। सबसे छोटी
ध्वनि जो है वो क्या कहलाता है? मूल ध्वनि कहलाता है। मूल ध्वनि अखंड होता है। मूल ध्वनि जो होता है वो अखंड होता है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। मूल ध्वनि जो है वो भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। अब हम शब्द के बारे में देखते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। शब्द में जैसे उदाहरण है तो न, हूं, हाँ, ना, जब, तब, कसक, मशक, जगमग। यह जो है वो शब्द का उदाहरण है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा जो है किस शब्द से बना है? तो भाषा संस्कृत शब्द से बना है। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है भाषण या बोलना। भाष शब्द का अर्थ क्या है? तो भाषण या बोलना। और भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। भाषा की सार्थक इकाई जो है वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाता है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाता है। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाता है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध कहलाता है। और पदबंध से छोटी इकाई क्या कहलाता है? पद या शब्द कहलाता है। पद से छोटी इकाई क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। पद से छोटी इकाई क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाता है? तो ध्वनि या वर्ण कहलाता है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों की व्यवस्थित रूप को या समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण जो है वो 45 है। कितने वर्ण हैं? तो 45 वर्ण है। और 10 स्वर है। 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। 35 व्यंजन है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है और 13 स्वर है और 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन जो है कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। और अंतःस्थ स्वर जो है वो कितने होते हैं? तो अंतःस्थ स्वर जो है वो 4 होते हैं। और ऊष्म स्वर जो है वो भी 4 होते हैं।
अब हम स्वर के बारे में देखते हैं। स्वर जो है वो स्वर शब्द स्व धातु से बना है। स्वर शब्द जो है वो किस धातु से बना है? तो स्व धातु से बना है स्वर शब्द। स्वर का अर्थ है स्वर करना, जिसका अर्थ होता है स्वर करना। स्वर शब्द स्व धातु से बना है। स्वर शब्द जो है स्वर शब्द स्व स्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्वर करना। जिसका अर्थ क्या है? तो स्वर करना। संधि स्वर के दो भेद हैं। संधि स्वर के कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? दो भेद कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर जो है वो जो दो समान स्वरों के मिलने से बने हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर जो है वो दो समान स्वरों के मिलने से बने हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बन के बड़ा आ बनता है, उसी को बोलते हैं दो समान स्वरों के मिलने से बने हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर जो है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो जो दो असमान भिन्न स्वरों के सहयोग से बने हो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस छोटा ई तो बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। अब मात्रा उच्चारण काल के आधार पर हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे कौन से स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई और उ, इनमें कम समय लगता है उच्चारण करने में। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं। तो दीर्घ स्वर जो है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ, औ अंग। इनमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लग रहा है दीर्घ स्वर में, इसलिए हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम लुप्त स्वर के बारे में देखते हैं। लुप्त स्वर का अर्थ होता है उछलता हुआ। क्या होगा? उछलता हुआ स्वर, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो लुप्त का अर्थ होता है उछलता हुआ, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय और पंचम व्यंजन कहलाता है। अल्प प्राण कौन से कहलाता है? तो अल्प प्राण जो है वो
वर्ग के प्रथम और तृतीय और पंचम कहलाता है। अल्प प्राण वर्ग के फर्स्ट, थर्ड और 5 व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम कहते हैं। दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान या सुर लहर कहलाता है। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान या सुर लहर कहलाता है। अब अल्प प्राण जो है वो जिन किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में क्या होता है? उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले और अल्पप्राण में उच्चारण के वक्त मुंह से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है और अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है और महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? हमें क्या देखना है? नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है रचना। तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। कुकुरमुत्ता जो है वो सूर्यकांत निराला जी का रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यह रचना है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो है वो जयोत्सना नाटक लिखी गई थी। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो रचना लिखी गई थी वो जयोत्सना लिखी गई थी। जयोत्सना नाटक लिखी गई थी। और सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कला और बूढ़ा चांद भी लिखा गया था और रजत शिखर भी इन्हीं का रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी का। और अमिता भी है और लोकायतन भी है, उच्छ्वास भी है। और सूर्यकांत निराला का जो प्रमुख रचना है, सूर्यकांत निराला जी का जो प्रमुख रचना जो है वो है अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा। यह लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा जो है वो यह लंबी कविता है। और नए पत्ते जो है यह भी सूर्यकांत निराला जी का ही प्रमुख रचना है। आराधना, जूही की कली, सरोज स्मृति
जो है सरोज स्मृति जो है यह भी लंबी कविता है। किसका? तो सूर्यकांत निराला जी का सरोज स्मृति, यह भी लंबी कविता है। और हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य को महाप्राण कहा किसने? तो सूर्यकांत निराला जी ने कहा। हिंदी साहित्य को महाप्राण सूर्यकांत निराला जी ने कहा। और क्रांतिकारी किसने लिखा? तो सूर्यकांत निराला जी ने ही क्रांतिकारी लिखा। और सूर्यकांत निराला का प्रथम रचना जो है वो कौन सा है? निराला जी का जो प्रथम रचना है वह है जूही की कली। जूही की कली जो ये निराला जी का प्रथम रचना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। निम्नलिखित विकल्पों में से तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तोड़ती पत्थर कविता का लेखक जो है वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो किस लिपि का प्रयोग होता है? तो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। किसमें? हिंदी भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई थी। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया था। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख में मुख्यतः ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। भारत का राजभाषा हिंदी को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस के अंतर्गत किया जाता है। नायक नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन श्रृंगार रस के अंतर्गत किया जाता है। श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं। श्रृंगार रस के कितने पक्ष हैं? तो दो पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है संयोग और सेकंड है वियोग। दो पक्ष है। श्रृंगार रस के कितने पक्ष हैं? दो पक्ष है।
फर्स्ट है संयोग और सेकंड है वियोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। रोला में 4 चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होते हैं। किसमें? तो रोला में। फर्स्ट पंक्ति में होते हैं, फर्स्ट चरण में होते हैं 11 और 13। 11 और 13 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं रोला के और 11-13 मात्राएं होते हैं। टोटल होते हैं 24 मात्राएं। कुंडलिया के 6 चरण होते हैं। कुंडलिया के कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं कुंडलिया के, और 24 जो है वो मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं और 6 चरण होते हैं। किसमें? कुंडलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के जिस उच्चारण स्थान को स्पर्श करते समय वायु मुख विवर में अवरुद्ध होकर झटक से बाहर निकलती हैं, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो है च, छ, ज, झ होते हैं स्पर्श व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन जो है कौन से होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं स, षटकोण वाला स, सपेरा सलजम वाला स होते हैं। षटकोण स से सपेरा वाला स, फिर स से षटकोण वाला स और स से सलजम वाला स होते हैं संघर्षी व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन च, छ, ज, झ। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।